Hello everyone, welcome again in the next part of the chapter 17 for the class 7 students and the topic is electric fuse. और इसमें जितने भी confusions हैं आपको वो आज के इस वीडियोस में completely दूर हो जाएंगे. So now we will talk about the electric fuse and as I used to say that take out the pen and copies and start making the notes because without pen and copy if you are making the notes this video is none of your use. तो बच्चों जब हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में एक बात ध्यान देना है कि यह एक सेफ्टी डिवाइस है. एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे घरों में जो करंट आता है वो बहुत दूर से आता है, मतलब किसी पावर स्टेशन से या किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से, इन सब जगह से बिजली को बनाकर हमारे घर में सेंड किया जाता है. ठीक है. जनरली जो हमारे पोल से तार हमारे घर के अंदर आता है उसमें तीन तरह के वायर्स होते हैं. सबसे पहला होता है लाइव वायर जिसमें करंट आता है. ठीक है. एक वायर ऐसा होता है जो आपका न्यूट्रल जिसको हम कहते हैं, और एक जो लास्ट वायर होता है इसको हम अर्थिंग कहते हैं. ये तीन तरह के वायर्स जो होते हैं वो हमारे घर में एंटर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों के घर में अर्थिंग एंटर नहीं करता, या तो वो अपने घरों में कहीं पर कोई रॉड लगाकर इमर्स करके अपना अर्थिंग लेते हैं या फिर पोल्स के सहारे ही वो अर्थिंग ले लेते हैं. तो जनरली हम लोग ये लाइव वायर और ये न्यूट्रल ये दोनों को अपने घरों में एग्जिस्ट होने के लिए बोल देते हैं. अभी क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है इसका काम सिर्फ ये है कि इट एक्ट्स एज अ गेट कीपर. मतलब ये जो करंट अंदर जा रहा है ये हमारे डिवाइस को, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को मूव कराने के लिए या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को वर्क कराने के लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है. लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यहाँ गेट कीपर की तरह काम ना करे तो हो सकता है कि किसी कारणवश ज़रूरत से ज़्यादा करंट आपके रूम में एंटर हो जाए और आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डैमेज कर दे. इस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगाते हैं जो कि हमेशा लाइव वायर मतलब करंट कैरिंग वायर इसमें लगा होना चाहिए और ये किसी में नहीं लगा रहता. ठीक है. ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है ये यहीं पे लगा रहता है. मतलब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एग्जैक्टली में क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज अ सेफ्टी डिवाइस. यह एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है जिसका काम क्या है, which is used to limit मतलब जो करंट का फ्लो हो रहा है उसको हद में रहने के लिए बताते रहना. तो which is used to limit the flow of करंट. मतलब जो करंट है वो ज़रूरत से ज़्यादा मैक्सिमम ना हो जाए ताकि हमारे डिवाइसेस को किसी तरह का नुकसान हो. इसको रोकने के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जनरली अगर आप देखो तो कुछ इस तरह का भी होता है जो जनरली आपके अपने स्विच बोर्ड्स में लगा हुआ रहता है. आप चेक कर सकते हैं ये एक तरह का इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है जो कि आपके घरों में लगा रहता है. ठीक है. ये थोड़ा छोटा पोर्शन में लेकर आ रहा हूँ, इससे बड़ा भी होता है. आप अगर इसको हटाओ तो देखो अंदर में इस तरह का पोर्शन रहेगा. क्लियर. ठीक है. और इसके ऊपर ही ये देखो एक एंड यहाँ पर और यहाँ पर एक पतला सा तार रहता है जो कि फ्यूज़ की तरह काम करता है. ठीक है. और फिर इस जगह से आपका लाइव वायर एंटर होगा. ये वाला चीज़ यहाँ पर फिक्स हो जाता है और ताकि यहीं से करंट जो है आपके घर में आए. ठीक है. लाइव वायर जैसा होता है, लाइव वायर का काम देखो, एक चीज़ मैंने बताया, लाइव वायर का काम है उस करंट को अंदर करना और न्यूट्रल का काम है उसको बाहर की तरफ ले जाना. मतलब एक सर्किट पूरा करने का काम ये करते हैं. लाइव वायर अंदर के लिए और न्यूट्रल वायर जाने के लिए. अर्थिंग जो है इसके बारे में आपने इससे फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुका है जो कि आपका था इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, क्योंकि आपको मालूम है अर्थिंग का सिंपल सा मतलब है ये हमें एक सेफ्टी देता है. ठीक है. लेकिन जो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है ये हर डिवाइस को एक्सेस करंट से बचा कर रखता है ताकि वो किसी तरह से डैमेज ना हो पाए. ये जो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है ये जनरली एलॉयज़ का बना होता है. एलॉयज़ में जनरली इसका है टिन एंड लेड इन दोनों को मिलाकर जो बनाया जाता है वो आपका
वो आपका उसके ही फ्यूज का यूज करके इलेक्ट्रिक फ्यूज में हम डालते हैं। सारे कंडक्टर्स का हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है जिसके चलते हम इन दोनों के एलॉयज को यूज करते हैं? एलॉयज आपको मालूम है? कमेंट करके बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय एलॉयज? एलॉयज आपने पढ़ा है, एलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द टू और मोर देन टू मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। क्लियर? अब देखो ये इसका यूज क्या है, क्यों आखिर इसका हम यूज करते हैं, तो इसका कैरेक्टर्स मालूम होना चाहिए आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसका हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। दूसरा क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है? लो मेल्टिंग पॉइंट। तीसरा क्या हो सकता है? गुड कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टर होना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है। ये सारी चीजें, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपके बुक्स में जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 2 या 3 है, जिसमें यह बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज में कौन सा कैरेक्टर्स होना चाहिए, और बहुत बच्चे उसमें काफी कंफ्यूज रहते हैं। तो बच्चों याद रखना, लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि उसका टेम्परेचर कम ही हो तो वो गल जाए या मेल्ट कर जाए, लेकिन हाई रेजिस्टिविटी होना चाहिए। रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा तो एक लिमिट तक करंट जा सकता है, और उसके बाद रेजिस्टिविटी ज्यादा होने से जो हीट प्रोड्यूस होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है, जिसके चलते वो तुरंत मेल्ट कर जाता है। क्लियर है? ये मत लिख देना कि लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, नहीं, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस, ये चीज होना चाहिए। ओके, तो ये आपके इलेक्ट्रिक फ्यूज में इतनी सारी बातें आप लोगों को मालूम है। जल्दी से इसको नोट करिए ताकि हम लोग इसको आगे बढ़े। ठीक है। ओके, अब ये आपको मालूम चल गया है कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है उसका काम ये है कि जो एक्सेसिव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसको अंदर जाने से रोकना। एज ए गेट कीपर वो वहां खड़ा रहेगा आपके गेट पे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस से पहले, और जरूरत से ज्यादा करंट, लिमिट से ज्यादा करंट अगर आपके डिवाइसेस में एंटर करने की कोशिश करेगा सो इट विल मेल्ट डाउन। उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ेगा, काफी रेजिस्ट करेगा। टेम्परेचर बढ़ा और टेम्परेचर हीटिंग इफेक्ट के चलते, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके चलते जो आपका फ्यूज होगा वो तुरंत ही मेल्ट कर जाएगा और फ्लो ऑफ करंट को जाने से रोक सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर स्ट्रेंथ ऑफ करंट क्यों बढ़ेगा, आखिर क्या जरूरी है, कैसे होता है कि जो हमारा करंट है वो जरूरत से ज्यादा चला जाए। सो इस बात को ध्यान में रखने के लिए द करंट कैन बी एक्सीडेड, द करंट कैन बी एक्सीडेड बिकॉज ऑफ, कैन बी एक्सीडेड बिकॉज ऑफ, क्यों हो सकता है? सबसे पहला है ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग। ओके, पहले लिख लो, उसके बाद है आपका शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किटिंग, और लास्ट में है बच्चों आपका इंसुलेशन ब्रेकडाउन, इंसुलेशन ब्रेकडाउन। ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जिसके ऊपर अगर ये हो जाएंगे तो करंट का फ्लो लिमिट से ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो जल्दी से इसको नोट करिए ताकि हम लोग इसको कंप्लीट कर दें। ओके, अब एक एक करके इसका मीनिंग समझते हैं ताकि आप इनको आराम से लिख पाएं। सबसे पहला है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब क्या? जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है ना कि ओवरलोड, जरूरत से ज्यादा लोड। आखिर लोड हम किस बारे में कहते हैं? जैसे मान लो आपने देखा होगा कभी कभी अगर आप अपने रेलवे स्टेशंस में जाते होंगे और उस जगह पर चार्जिंग पॉइंट एक ही रहे मोबाइल को चार्ज करने के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग अपने अपने मोबाइल फ़ोन के चार्जर को लगाकर खड़े होकर अपने मोबाइल फ़ोन्स को चार्ज करते हैं। कभी आपने उस सॉकेट को देखा है? वो जो सॉकेट होता है वो एक ही रहता है, लेकिन उसके अंदर भी हम एक तरह का एक्सटेंशन कॉर्ड लगा देते हैं, जिससे कोई ऊपर से, कोई साइड से, कोई इधर से, कोई नीचे से, हर तरफ से अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का यानी इलेक्ट्रिकल चार्जर का यूज करके मोबाइल को चार्ज करता है। लेकिन एग्जैक्टली क्या दिया गया था? सिर्फ एक ही पॉइंट दिया गया था, लेकिन उसके एक पॉइंट में जितना भी वोल्ट वहां मिल रहा है, जितना भी करंट आना चाहिए, उससे बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। तो बेचारा वो अकेला इतने सारे लोगों को करंट दे रहा है, तो बेचारे पे लोड बढ़ गया। क्लियर है? तो ओवरलोडिंग इसी को कहते हैं, मतलब एक से ज्यादा डिवाइसेस का कनेक्ट होना इन अ सिंगल सॉकेट, इट इज नोन एज अ ओवरलोडिंग। क्लियर है सबको? मतलब इफ द मोर देन वन डिवाइस और अप्लायंसेस कनेक्टेड टू अ, क्या लिख सकते हैं देखो तो, इफ मोर देन वन डिवाइस get
get connected with a single socket, with a single socket। तो ऐसे परिस्थिति में या इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग। मतलब ये ओवरलोडिंग हो गया, जरूरत से ज्यादा लोड इसके ऊपर पड़ गया। क्लियर हो गया? कमेंट करिए कि आपको ओवरलोडिंग आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। ओवरलोडिंग क्लियर है, जरूरत से ज्यादा लोड। मैंने एग्जांपल से बताया कैसे चार्जिंग पॉइंट में आप अपने घरों में भी ऐसा काम करते हैं। आप आपने देखा होगा कि एक ही चार्जिंग पॉइंट पे या एक ही सॉकेट में आप वो एक्सटेंशन वाला कॉर्ड लगा देते हैं ना। देखते हैं कि ऐसा प्लग भी आता है जिसमें बहुत तरह के होल्स होते हैं चारों तरफ से। 2 पिन यहाँ लगा दिया, 2 पिन यहाँ, 3 पिन सामने में। ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, है ना। तो ये अगर एक सॉकेट में ही इतने सारे डिवाइसेस चल रहे हैं तो ये ओवरलोडिंग हो सकता है। क्लियर है? जल्दी से नोट करिए इसको। उसके बाद बात करते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किटिंग का। बच्चों शॉर्ट सर्किटिंग में आप देखो, शॉर्ट सर्किटिंग के चांसेस कहाँ होते हैं। आप देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि जब आपके करंट ट्रांसफर होता है, जब आपका करंट कैरिंग होता है आपके घरों में, तो वो लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थिंग, ये सबके सहारे हमारे घरों पे पहुंचता है और उसका रिटर्न होता है। मतलब ये सारी चीज़ें एक साथ आती हैं, ठीक है। जिस तरह से करंट का आना ज़रूरी होता है लाइव वायर में, उसी तरह उसका जाना भी ज़रूरी होता है। तो होता है एक्चुअली क्या है कि कभी किसी कारणवश कुछ ऐसा हो जाए कि ये दोनों तार एक दूसरे में टच हो जाए, तो ऐसे केसेस को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। ऐसे केसेस को हम बोलते हैं क्या? शॉर्ट। टचिंग ऑफ वायर्स लीड्स टू शॉर्ट सर्किटिंग। तो हम बोल सकते हैं शॉर्ट सर्किटिंग का डेफिनेशन में टचिंग ऑफ वायर्स लीड्स टू शॉर्ट सर्किटिंग। मतलब अगर अलग अलग जो वायर्स हैं वो अगर टच कर जाएं तो इसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ऑफ द शॉर्ट सर्किट। और ऐसे केसेस में क्या होता है बच्चों? ऐसे केसेस में होता है, आपने देखा होगा, कभी महसूस किया होगा, कुछ स्पार्किंग निकलता है ना, आग जैसा, चिंगारी जैसा निकलता है, स्पार्क होता है। तो इसका मतलब हीटिंग इफेक्ट के चलते। ये तो बच्चों आपको मालूम है ना कि कोई भी करंट अगर वायर में कंडक्ट होगा तो उसमें हीट जनरेट होगा, उसमें हीट ऑलरेडी जनरेट होगा। और ऐसे केसेस में अगर हीट जनरेट हो रहा है तो वही आपका स्पार्क करके निकलता है और हमें दिखता है एज अ शॉर्ट सर्किटिंग। क्लियर है? ओके। और लास्ट वाला पॉइंट है इंसुलेशन ब्रेकडाउन। देखो इंसुलेशन ब्रेकडाउन समझना बहुत इजी है। इसमें आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये आपका एक वायर है, ये वायर है, और इस वायर को अगर मैं ऊपर से पकड़ा हूं तो मुझे करंट नहीं लग रहा, लेकिन अगर मैं इसको हल्का सा इसके ऊपर का जो कवर है उसको हटा दूं तो मुझे करंट लग सकता है। ये जो ऊपर का कवर है, इसी को हम इंसुलेशन बोलते हैं। और ब्रेकडाउन का मतलब समझ में आ गया? मतलब अगर ये टूट जाए, हट जाए, कट जाए, छट जाए, कुछ भी हो जाए, तो इसका मतलब वो इंसुलेशन टूट गया। और ऐसे केसेस में करंट के मैक्सिमम होने या बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जैसे ही ये बढ़ा, अगर ये तीनों कंडीशंस में कुछ भी हुआ तो करंट क्या करेगा? आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चल रहे हैं उनमें ज़रूरत से ज़्यादा जाने की कोशिश करेगा। और ज़रूरत से ज़्यादा जाने की कोशिश करने पे क्या होगा? आपके डिवाइसेस खराब हो सकते हैं, जैसा कि आपका फ़ैन हो सकता है, जैसा कि आपका टीवी हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, ये सारी चीज़ें खराब हो सकती हैं। लेकिन अगर आपने समझदारी से अपने घरों में इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ किया है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का, तो ये सारे अप्लायंसेस कंफ्यूज नहीं होंगे और साथ ही साथ बहुत अच्छे तरीके से अपना वर्किंग करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ गेटकीपर की तरह खड़ा है और एक्सेस करंट को अपने लिमिट से ज़्यादा अंदर आने नहीं देना चाहता, और इसके चलते ये एक तरह का सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करता है। तो आज आप अपने घरों में चेक करेंगे कि क्या आपके हर डिवाइसेस के पास, हर स्विच बोर्ड में क्या फ्यूज़ लगा है या नहीं लगा, और खुद से एनालाइज करना कि क्या वह सेफ्टी डिवाइस के मैटर में आपका घर कितना ज़्यादा सेफ है। और ज़रूर कमेंट करके बताओ, सर माई हाउस इज़ मोर सेफर देन एनीवन एल्स। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बच्चों जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है, मैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया कुछ इस तरह का, लेकिन इसके अलावा भी आपने घरों में देखा होगा एक ब्लैक एंड वाइट तरह का ऑन ऑफ करने का स्विच भी रहता है, दैट इज कॉल्ड MCB, जिसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। हर फ्यूज का अपना एक करंट रेटिंग होता है। अब ये मीनिंग समझना वेरी इंपॉर्टेंट। करंट रेटिंग बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है आपके किताब में, इसका मीनिंग समझिए। करंट रेटिंग कहने का मतलब क्या हुआ? करंट रेटिंग का कहने का मतलब हो गया कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द करंट दैट द डिवाइस विल हैंडल। मतलब द मैक्सिमम
maximum amount of current the electrical device will handle। मतलब ये सारी चीज़ें, अगर कोई भी डिवाइस कितना करंट अपने अंदर से जाने देना चाहता है, वही उसका करंट रेटिंग होता है। और जो सेफ करंट होता है, इसको हम सेफ करंट कहते हैं, मतलब उतना करंट कुछ करेगा नहीं, कुछ डिवाइस को नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा करंट पास होने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इट विल गेट डैमेज, मतलब वो डैमेज हो जाएगा। तो क्या करते हैं, जो फ्यूज होता है, मैक्सिमम सेफ वैल्यू जो होता है किसी भी करंट का, उतने लिमिट, उससे थोड़ा सा कम करके ही हम रखते हैं। जनरली जो फ्यूज होता है वो 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर इस तरह के रेंज में आता है। एम्पियर मतलब ये करंट का यूनिट है। तो एक चीज और याद रख लो, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कमेंट करो मैंने क्या बोला? एम्पियर। मतलब एम्पियर नाम जहां भी आएगा आप समझ लेना कि ये यूनिट ऑफ करंट है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे मान लो कि हमारे घर में एक तरह का सॉकेट है और मैंने एक हीटर को जलाने की कोशिश की। आपने देखा होगा ना, 3 तरह का 3 पिन होता है, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाला होता है ये होता है आपका अर्थिंग के लिए, है ना, और उसका जो प्लग में होता है वो थोड़ा बड़ा रहता है, क्योंकि वो उसमें जो करंट जाएगा और लीकेज करंट वो निकल जाएगा। बाद में जब आप और भी हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप इसको जानेंगे। एक मान लिया मैंने, ये आपका लाइव वायर है, लाइव वायर मतलब करंट इसमें आएगा, और एक जो है आपका ये वाला, ये आपका न्यूट्रल है, ये आपका न्यूट्रल है। तो मान लिया मैंने कि ये 2 तार को ले गया मैं और इस जगह पर एक हीटर को जोड़ दिया। अब देखो ये जो हीटर है, जनरली हमारे घरों में 240 वोल्ट, है ना, 240 वोल्ट का बिजली जो है वो सप्लाई होता है, 220 भी कहीं कहीं, 240 वोल्ट का। और साथ ही साथ ये जो हीटर है वो मेरा 1000 वाट का है। वाट WATT और वोल्ट मतलब VOLT, ठीक है। 1000 वाट का, वाट मतलब जहां लगा इसका, ये पावर का यूनिट है। इसका मीनिंग समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। अब देखो क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू वोल्ट इनटू करंट। तो पावर कौन सा? वाट यूनिट है, 1000 इज इक्वल टू वोल्ट क्या है? 240 वोल्ट, और करंट निकालना है। तो करंट अगर आप निकालो तो 1000 बाई 240 इस तरह करके निकालोगे तो आप देखोगे 4.2 समथिंग लाइक दैट, इस तरह का आंसर आएगा। चेक कर लेना कितना आता है। तो देखो मतलब 4.2 तक का करंट अगर इस हीटर से फ्लो हो रहा है तो इसको कुछ नुकसान नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज लगेगा वो थोड़ा बहुत इससे ज्यादा, कि अब देखो एक चीज है, ये जो 4.2 है ना, मतलब ये नहीं समझना कि 4.2 तक कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर इससे थोड़ा बहुत भी अगर बढ़ता है, जैसे मान लो 5.5 यहां तक गया तो भी इसको कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर 6 चला गया, 6 एम्पियर चला गया, एम्पियर है इसका यूनिट, अगर 6 चला गया तो आपके इस हीटर को वो बूम उड़ा देगा। तो क्या करना है, हम लोग इस जगह लाइव वायर, देखो फ्यूज कहां लगता है, कमेंट करिए, फ्यूज कहां लगता है? लाइव वायर में, जहां से करंट आता है वो वायर में लगेगा। तो इस जगह पर एक फ्यूज लगाते हैं जो कि 5 एम्पियर का होगा। मतलब 5 एम्पियर तक का करंट, 5 एम्पियर से नीचे तक का करंट अगर रहेगा तो इसको कुछ होने नहीं देगा। जैसे ही 5 एम्पियर क्रॉस करने की कोशिश करेगा ये यहीं पे मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि यही इसका सेफ वैल्यू है। ये ऐसे ही मेल्ट कर गया और ये करंट को अंदर नहीं जाने देता। लाइव वायर करंट को ले जाने के लिए और न्यूट्रल जो होता है उसको, उस करंट को वापस लाने के लिए यूज किया जाता है। सो इसका करंट रेटिंग कितना हो गया? 5 एम्पियर। क्लियर हो गया करंट रेटिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्यूज। इसमें आप लोग एक बात और देखो, इलेक्ट्रिक फ्यूज का सिंबल कैसा होता है आप देख सकते हो। ये कनेक्टिंग वायर्स आपको मालूम है इस तरह, ठीक है, इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं आप। इधर से आप ऐसे ड्रॉ कर लो और एक इस तरह का बना सकते हो। ये सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये सिंबल आपको मालूम होना चाहिए। whenever you have to draw the circuit you must ensure that this type of the symbol you have to use. Okay, so this is all about the electric fuse. मुझे उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रिक फ्यूज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। Now keep learning and all the very best. Thank you.